बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान के लिए आज पीर का दिन महंगा साबित हुआ। तहरीक इंसाफ को एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ तीन बड़े झटके लगे हैं। यानी धचकों की पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ आज हैट्रिक हुई है। तो इस खबर की डिटेल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, इमरान खान और नरेंद्र मोदी ने किस मामले पर यू टर्न लिया है, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई, सलमान अकरम राजा को पैराशूटर पॉलिसी क्यों और कैसे महंगी पड़ी, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला झटका जो आज पीटीआई के लिए साबित हुआ वो फैसलाबाद की अदालत से जो 9 मई का चौथा फैसला आया। फैसलाबाद रीजन में पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ कुल 4 मुकदमात थे। 3 मुकदमात का फैसला पहले सुना दिया गया था, जिसमें शिबली फराज साहब को, उमर अयूब साहब को, कमल शोजब साहबा को, जरताज गुल साहबा को और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को सज़ाएं सुनाई गईं। अब ये चौथा मुकदमा, इसका फैसला भी एटीसी अदालत फैसलाबाद ने सुना के पीटीआई के खिलाफ चौका पूरा कर दिया है। और कहने वाले और बताने वाले ये बताते हैं कि ये छक्का पूरा होगा, ये चौका नहीं होगा, ये छक्का पूरा होगा। लेकिन आज जो अदालत से फैसला आया है एटीसी फैसलाबाद से, उसमें 109 मुल्ज़मान थे, 34 लोगों को बरी किया गया, 75 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई गईं और उन 75 में 59 ऐसे थे जिन्हें 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई और 16 ऐसे जिन्हें 3-3 साल की सज़ा सुनाई गई। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया गया शवाहिद ना होने की बुनियाद पे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बुरी खबर थी कि 9 मई के चौथे फैसले में भी पीटीआई के रहनुमाओं को, बल्कि शेख रशीद के जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनको भी 10 साल की सज़ा सुना दी गई। और इसके बाद जो पीटीआई के लिए बुरी खबर साबित हुई वो हमाद अदर साहब, जिनकी तरफ से NA 129 में अपने वालिद साहब के इंतकाल के बाद नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए गए थे। लेकिन अचानक से हमाद अदर साहब ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया कि वो बाय इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और इसकी वजह हमाद अदर साहब ने ज़ाती मसरूफियात बताई और ये कहा कि अगर वो इलेक्शन लड़ के जीत भी जाते हैं तो वो हलफ नहीं उठा सकेंगे। तो लिहाजा मेरी जगह पे हमाद अदर साहब ने कहा कि उनके जो कज़न हैं चौधरी अरसलान अहमद, उनको टिकट दिया गया है, वो इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी हमशीरा हमाद अदर की वो इस इलेक्शन कैंपेन की निगरानी करेंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। अब इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह नाज़रीन बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात। बल्कि सलमान अकरम राजा साहब, जिनकी तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते भी इमरान खान साहब को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का पैगाम पहुँचाया गया था, इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा को मुस्तफ़ी ना होने का कहा था और उस पर आज ट्वीट करके सलमान अकरम राजा साहब ने शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन आज अपने इसी ट्वीट में, जिसमें वो इमरान खान को शुक्रिया अदा कर रहे थे गुज़िश्ता हफ्ते सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्तफ़ी ना होने पे, लेकिन आज राजा साहब ये कहते हैं कि एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, अली बुखारी हैं, चौधरी ज़हीर अब्बास हैं और अकील ख़ान हैं, जो कल मुलाकात के नाम दिए गए हैं। राजा साहब ये कहते हैं कि वो इमरान खान को अपने इस्तीफ़े के हवाले से आगाह करेंगे, लेकिन जो कानूनी और वकालती खिदमात हैं वो बिला मुआवजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जारी रखेंगे। अब इस इस्तीफ़े की जो वजह बनी है वही वजह जो जनाब हमाद अदर साहब ने इलेक्शन लड़ने से इनकार किया है उससे जाके भी टकराती है। तो वजह ये बनी है कि एक तो पिछले दिनों जब कोर कमेटी, सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के जो अरकान थे वो राजा साहब पे बरहम हो रहे थे कि अली बुखारी को आपने कहे कि
महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया। और आपको याद होगा कि वो इजलास कोर कमेटी, सियासी कमेटी का सलमान अकमल साहब अधूरा छोड़ के उस इजलास से ये कह के चले गए थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर बैरिस्टर गौर साहब ने इजलास बुलाया था, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब का इजलास भी वो नहीं हो सका था चूँकि वो बुनेर में थे। फिर इजलास हुआ बाद में, और उस इजलास का जो लामिया है वो 2 दिन के बाद, 2 दिन के वक्फे से कल इतवार के रोज़ जारी किया गया। एक तो राजा साहब को उस दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने एतराज़ किया कि महमूद खान अचकज़ई नहीं, पार्टी में से किसी को होना चाहिए, और उसमें यह फैसला हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे। अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली बात है, इस पर अलीमा खान साहबा के साथ जो मुलाकात, जो बात हुई सलमान अकमल साहब की, उसमें अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का हुक्म दिया था, तो पार्टी ने कैसे ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। अब अलीमा खान साहबा कहने को तो कहती हैं कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब जब खान साहब ने पार्टी को मैंडेट दे दिया है, सियासी कमेटी, कोर कमेटी को मैंडेट दे दिया है कि आप फैसला करें इलेक्शन में हिस्सा लेना है ज़िमनी इंतखाबात में या नहीं लेना है, कोर कमेटी, सियासी कमेटी फैसला करे, तो अलीमा खान का एतराज़ करना इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो खुद कहती हैं कि वो गैर सियासी हैं। लेकिन बाहर PTI के लोग कहते हैं, मीडिया में बात होती है कि अलीमा खान साहबा एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैप्चर कर चुकी हैं और फैसलों पे मुकम्मल तौर पे असरअंदाज होती हैं। पार्टी के लोग उनसे रहनुमाई भी लेते हैं, उनसे पार्टी के फैसलों पे राय भी लेती हैं, बल्कि अलीमा खान साहबा पार्टी के फैसले भी करती हैं। तो जब अलीमा खान साहबा ने कहा कि आपने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला क्यों किया जब इमरान खान ने इनकार कर दिया था, तो सलमान अकमल साहब ने कहा कि वोटिंग हुई है सियासी कमेटी में, कोर कमेटी में वोटिंग हुई है, और 13 वोट जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए दिए गए हैं, और सिर्फ 9 वोट मुखालफत में पड़े हैं। तो जब पार्टी का फैसला है हिस्सा लेने का, तो फिर कैसे बायकॉट हो सकता है। तो फिर अजमाद अदद साहब ने ये जो इनकार किया है, इसके पीछे भी शायद लगता है कि ये डेवलपमेंट भी हो, लेकिन चूंकि हमाद अदद साहब ने अपनी जगह पे अपने कज़न को आगे कर दिया है, तो ज़्यादा इस बात का जो है वो मतलब ये यकीन नहीं कि इसी बुनियाद पे कि खान साहब ने क्या फ़ैसला किया था, तो उनका तो अपना जेन्युइन केस लगता है। और शायद हमाद अदद साहब ये समझते हैं कि उनको फ़िलहाल रिपोर्ट रहना पड़ेगा, वो इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चला सकते, क्योंकि मंजर-ए-आम पे आने के बाद, वालिद साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो अदलिया से रजू करेंगे, सरेंडर करेंगे ज़मानत हासिल करने के लिए, लेकिन ताहाल हमाद अदद साहब ने ज़मानत के लिए किसी अदालत से रजू नहीं किया। लेकिन राजा साहब की जो बहस, जो तकरार हुई है, जिसका जिक्र ना किए बगैर अपने ट्वीट में इतना राजा साहब ने कहा कि आज एक वाक़या पेश आया जिसके बाद उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया है, तो इसके पीछे अलीमा खान के साथ तकरार है उनकी। वहाँ पे वो पार्टी की कोर कमेटी, सियासी कमेटी के फैसले का दिफा कर रहे थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो मैंने अभी आपसे पहले कहा कि अलीमा खान साहब तो गैर सियासी हैं, तो वो एम्फसाइज़ क्यों कर रही हैं, स्ट्रेस क्यों कर रही हैं, दबाव क्यों डाल रही हैं। और दूसरा कि राजा साहब तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इतना कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है कि एक गैर मुतल्लका शख्स जिसका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं, उसके साथ तकरार पे, यानी बहस आपकी अलीमा खान के साथ हुई है, रिज़ाइन आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है जो PTI के अंदर से लोग बताते हैं कि दरअसल सलमान राजा साहब को सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो नवाजा गया है, जो इलेक्शन के बगैर उनको मिला है, जो गैर मुंतखब तौर पे वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बने हैं, ये अलीमा खान साहबा की बदौलत उनको ओहदा मिला था। तो अलीमा खान साहबा के साथ तकरार हुई तो उन्होंने वो ओहदा भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि असूली तौर पे देखें तो जब अलीमा खान साहबा गैर सियासी, सलमान राजा साहब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, आपकी बहस ही नहीं बनती, और फिर बहस के बाद इस्तीफे का सवाल भी पैदा नहीं होता। लेकिन चूंकि अलीमा खान की बदौलत PTI के अपने अंदर के ज़राए के मुताबिक वो अलीमा खान की बदौलत पार्टी में आए, सेक्रेटरी जनरल बने, तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर ये चीज़ें तो होती हैं। अब नाज़रीन चलते हैं आगे। इमरान खान साहब ने क्या यू टर्न लिया है? खान साहब का जो पैगाम अडयाला जेल से बाहर आता रहा, उसमें हमेशा जो खान साहब की तरफ से बताया गया कि बानी कहते हैं कि उनकी सहूलियात बंद कर दी गई हैं, पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं, खाना ठीक नहीं होता, किताबें नहीं मिलती, TV बंद कर दिया गया है,
باہر نہیں آنے دیتے، کمرے میں اندھیرا ہو چکا ہے. تو الزام کس پہ لگایا جاتا تھا؟ الزام کبھی کسی کرنل پہ، کبھی کسی میجر پہ، کبھی کس پہ، کبھی ادارے پہ، ادارے کی شخصیت پہ. لیکن اب عمران خان صاحب کی طرف سے جو یوٹرن لیا گیا ہے، ان کے وکیل تابش فاروق نے عمران خان کی طرف سے سی پی او راولپنڈی کو ایک درخواست دی ہے، جس میں مریم نواز کے خلاف، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف، اے ایس پی زینب کے خلاف، ایس ایچ او اعتزاز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست کی گئی ہے. کیوں درخواست کی گئی ہے؟ کہا گیا کہ بنیادی جو سہولیات ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹ کے تحت عمران خان کا حق ہے، عمران خان صاحب اپنی کمپلینٹ میں کہتے ہیں کہ وہ سہولیات مجھے نہیں دی جا رہی، مجھے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، میرے سیل میں بجلی نہیں ہے، اہل خانہ سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور جو اہل خانہ سے ملاقات میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے یہ مریم نواز کی ایمان پہ ڈالی جاتی ہے. اور مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ تحریک انصاف فتنہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے، ہماری پارٹی اور فیملی کے لوگوں کو مریم نواز کے حکم پہ ہراساں کیا جاتا ہے. اب اس سے پہلے عمران خان صاحب کا جو سارا کیس تھا وہ کسی اور کی طرف تھا، کسی طاقتور شخصیت کے خلاف تھا. اب خان صاحب نے اپنا کیس جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف بلڈ کیا ہے. تو یہ خان صاحب کا یو ٹرن ہے، کبھی کچھ کہنا، کبھی کچھ کہنا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو نریندر مودی ہیں، بھارتی وزیر اعظم، سندھ طاس کا معاہدہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ سسپینڈ کر دیا ہے. اب سندھ طاس کے معاہدے میں کیا ہوتا تھا؟ بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ مونسون کے سیزن میں، بارشوں کے سیزن میں جب بھارت کے ڈیمز میں پانی بھر جاتا تھا، جب وہ ستلج اور راوی میں پانی چھوڑتے تھے، تو انڈس واٹر کمیشن کے تحت انفارمیشن بھارت اپنے واٹر کمیشن کے تحت پاکستانی واٹر کمیشن کو بتاتا تھا کہ ہم پانی چھوڑنے لگے ہیں، آپ کی اگر آبادی ہے تو ان کو وہاں سے آپ ہٹا لیں. لیکن اب چونکہ سندھ طاس کا معاہدہ مودی سرکار نے سسپینڈ کر دیا ہے، تو اس واٹر کمیشن کے ذریعے تو پاکستان کو انفارمیشن نہیں دی گئی. البتہ سفارتی چینل سے پاکستان کو آگاہ کیا گیا کہ بھارت کی طرف سے سیلابی پانی جو ہے وہ دریاؤں میں چھوڑا جا رہا ہے. تو اس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعتراض کیا ہے کہ بھارت نے سفارتی چینل کے ذریعے جو انفارمیشن شیئر کی ہے سیلابی ریلے کے حوالے سے، سیلابی پانی کے حوالے سے، بھارت کو یہ انفارمیشن سندھ طاس معاہدے کے تحت انڈس واٹر جو کمیشن ہے اس کے ذریعے شیئر کرنا چاہیے تھی. تو بھارت کی طرف سے یہ IWT معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس خلاف ورزی سے خطے کا جو استحکام ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اور پاکستان نے بھارت کو متنبہ کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی آپ جو ہے وہ اس پہ خلاف ورزی نہ کریں، اس پہ عمل درآمد کریں. لیکن یہ بھارت کا ایک یو ٹرن بھی ہے کہ جب آپ نے IWT کو سسپینڈ کر دیا تو پھر سفارتی ذرائع سے کس بات کی انفارمیشن دے رہے ہیں؟ اور اگر یہ انفارمیشن نہ بھی دیتے، پاکستان کی طرف سے حالیہ جو سیارہ، جو سیٹلائٹ سسٹم بھیجا گیا ہے خلا میں، اس کے ذریعے بھی پاکستان جو ریل ٹائم انفارمیشن ہے، جو امیجز ہیں، وہ حاصل کر کے اپنی جو ضرورت ہے سیلابی ریلوں کے حوالے سے کہ بھارت کب پانی چھوڑے گا، کب نہیں چھوڑے گا، پانی کی کیا صورتحال ہے، پاکستان اس سے آلریڈی انفارمیشن حاصل کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملتان کے ڈپٹی اٹارنی جنرل سلمان علی قریشی، جن کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وزیر اعظم نے صدر صاحب کو سفارش کی ہے، جن پہ الزام یہ تھا کہ ان کی اہلیہ نے، جس گاڑی میں وہ سوار تھیں، ایک موٹر سائیکل خاتون کے ساتھ ان کی ٹکر ہوئی، تو ان کی اہلیہ نے اس موٹر سائیکل خاتون پہ سوار خاتون کو اور اس کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور ویڈیو وائرل ہونے پہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا. تو ڈپٹی اٹارنی جنرل سلمان علی قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے متعلق وزیر اعظم صاحب کو غلط بریف کیا گیا. میں اگر میری فیملی اس میں تھی تو میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. اس معاملے کی وزیر اعظم حکومت تحقیقات کرا لے، اور مجھے عہدہ چھوڑنے کے حوالے سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا، اور ابھی میں اپنے عہدے پہ، ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے پہ کے فرائض ابھی بھی سر انجام دے رہا ہوں. تو یہ ناظرین ہمارا آج کا ویڈیو لاگ. امید کرتے ہیں کہ تفصیلات آپ کو پسند آئی ہوں گی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.